1990 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसके बाद बीते 30 सालों में 6 विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। बीते 5 सालों में भी राज्य ने 3 मुख्यमंत्री और 3 सरकारें देख लीं। यहां तक कि 2 बड़े क्षेत्रीय दल शिवसेना और एनसीपी 2 फाड़ हो चुके हैं। दोनों के एक एक हिस्से बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। इन धड़ों के लिए राज्य में होने जा रहे चुनाव केवल सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि वजूद बचाने की भी लड़ाई है। इंडिया टुडे की इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे। लाडली बहन जैसी योजना, शिवसेना का मूल नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट के पास है, इसका कितना फायदा महायुति को मिलेगा? दूसरी तरफ महाराष्ट्र से गुजरात जाती परियोजनाएं कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं? महाविकास आघाड़ी के लिए मराठों की सहानुभूति कितना काम करेगी और स्थानीय बगावत कितना काम बिगाड़ेगा? पूरा स्वॉट एनालिसिस सेना बनाम सेना का, पावर बनाम पवार का और कांग्रेस बनाम बीजेपी का। साथ में क्षेत्रीय मुद्दे, मुंबई में सस्ते आवास की कमी, ठाणे और कोंकण में बेरोजगारी के चलते युवाओं का पलायन, पश्चिमी महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात जाती परियोजनाएं, उत्तर महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक नीतियों से नाराजगी, विदर्भ में सोयाबीन और कपास के किसानों के लिए एमएसपी का मामला और मराठवाड़ा में मराठा कोटे की मांग। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव का पूरा विश्लेषण आज की कवर स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। महाराष्ट्र न सिर्फ देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, बल्कि 48 सीटों के साथ लोकसभा के लिहाज से भी देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। हाल के आम चुनाव में मोदी सरकार के नंबर घटे तो इसमें एक बड़ी भूमिका महाराष्ट्र की थी। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 23 सीटें मिली थी, जो इस बार घट के 9 रह गईं। इससे पहले कि आगे की चर्चा करें, एक बार पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लेते हैं। 2019 के असेंबली इलेक्शंस में 288 विधानसभा सीटों में से 105 बीजेपी के खाते में आई थी। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। इसके बाद 56 सीटें अविभाजित शिवसेना को आई थी, 44 सीटें कांग्रेस और 54 सीटें अविभाजित एनसीपी ने जीती थी। 29 सीटें अन्य के खाते में गई थी। लेकिन 2024 तक आते आते चुनाव और उसकी तस्वीर काफी बदल चुकी है। एक शिवसेना अब 2 पार्टियां बन चुकी हैं। एक के झंडा बरदार एकनाथ शिंदे हैं, जो बीजेपी के साथ राज्य की सत्ता में है। दूसरी पार्टी उद्धव ठाकरे की है, जो विपक्ष में कांग्रेस के साथ है। ऐसे ही एनसीपी भी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है, एक शरद पवार के भतीजे अजीत पवार वाली और दूसरी खुद शरद पवार वाली। अजीत पवार सत्ता में है, शरद पवार विपक्ष में। अब चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि असली शिवसेना और असली एनसीपी जनता किसे मानती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चुनाव बेहद अहम है। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की जीत से मोदी को केंद्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। वहीं हार उनके तीसरे कार्यकाल को अनिश्चितता की ओर धकेल सकती है और इंडिया गठबंधन को मजबूत कर सकती है। एक्सपर्ट्स ऐसा भी मानते हैं कि इंडिया अलायंस यानी विपक्ष का अलायंस एक साइकोलॉजिकल गेम के साथ चुनाव में उतरेगा, क्योंकि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 में से 31 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आई थीं और महायुति के पास सिर्फ 17 सीटें गईं। इसे अगर विधानसभा के नंबर्स में कन्वर्ट करके देखेंगे तो 288 में से 158 सीटों पर विपक्ष को बढ़त है और 125 पर महायुति को। अब समझते हैं कि महायुति और महाविकास आघाड़ी में किसकी क्या ताकत है और क्या कमजोरी। महायुति ने की सरकार को ये लगता है कि ये जो उनकी फ्लैगशिप स्कीम है, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, उसका फायदा उनको होगा। साथ ही में उन्होंने और कई योजनाएं शुरू की है, जैसे तीर्थ दर्शन योजना है, जहां पर लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। वयोश्री योजना है, जहां पर अभी जो सीनियर सिटीजन है उनको अगर कुछ सुनने में दिक्कत है तो वो हियरिंग एड्स ले सकते हैं या वॉकिंग स्टिक्स ले सकते हैं अगर चलने की दिक्कत है। तो ऐसे काफी सारी योजनाएं उन्होंने शुरू की है और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी आज की तारीख में बेसिकली 50-50 महाविकास आघाड़ी और महायुति के चांसेस। लेकिन दिक्कत यह हुई है कि महाविकास आघाड़ी ने सीट शेयरिंग में, मेरे एनालिसिस में, बहुत बड़े गुफअप्स कर लिए। लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसे हुआ था कि शिवसेना ने यूनिलैटरली अपनी एक लिस्ट डिक्लेयर कर ली थी और ऐसे कहा था कि हम 21 सीटें लड़ेंगे। तो उसी तरह से, और 21 में से वो लोग सिर्फ 9 सीटें जीते। मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना से सिर्फ 2 ज्यादा। कांग्रेस 17 सीटें लड़ी और 13 जीती। मतलब उनमें एक निर्दलीय भी है जो उसने शिवसेना का, मतलब शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ बगावत की थी। और शरद पवार साहब की जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, उनका जो गुट है, वो सिर्फ 10 सीटें लड़ी और जीती 8।
तो इस बार भी शिवसेना ने ये किया है, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने, कि उन्होंने जबरदस्ती से थोड़े सीट लिए। जैसे सोलापुर में एक सीट है सांगोला, तो वहां पर एक छोटा रीजनल पार्टी है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, जिसे मराठी में हम लोग शेतकरी कामगार पक्ष कहते हैं। तो उनको, इनके लिए बहुत अच्छा चांस था, फिर भी शिवसेना ने वो सीट लिए। तो ऐसे झगड़े काफी जगह पर हो रहे हैं। और जिसे हम कहते हैं कि यूनिटी ऑफ अपोजिशन इंडेक्स, जिसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव के वक्त सारे जो छोटी पार्टियां थी, उन्होंने भी महायुति को, सॉरी, महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया था। और उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल सीपीआईएम है, सीपीआईएम के पॉकेट्स हैं, सोलापुर सिटी में है, नासिक डिस्ट्रिक्ट के जो दिंडोरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कड़वड़ वगैरह पेट सुरगाणा इन एरियाज में है, मुंबई से सटे डहाणू में है। तो उन्होंने सपोर्ट किया था, वो शेतकरी कामगार पक्ष ने सपोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं वो ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स है वो कहीं डाउन हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो मुझे लगता है कंसर्न है महाविकास आघाड़ी के लिए, कोई नरेटिव वो सेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के वक्त एक नरेटिव ये था कि संविधान को बदलने जा रहे हैं। अभी बीजेपी के लोग कितने भी कहें कि ये फेक नरेटिव है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उनकी पार्टी के लोगों ने कहा था ना कि भाई इसीलिए हमें इतना जबरदस्त बहुमत दे दो कि हम संविधान बदल सकते हैं। उसके साथ एक ऐसे कहा जा रहा था कि जो आरक्षण है उसे कोई धोखा था। तो ये सारे नरेटिव सेट हो गए थे। तो इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, मुझे लगता है कोई डोमिनेंट नरेटिव या नरेटिव्स नहीं है। ये जो सब संविधान वगैरह ये सब इतना आज नहीं चलेगा। और ये बहुत हाइपर लोकल इलेक्शन हो जाएगी। मतलब मैं कहता हूं कि जो 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है महाराष्ट्र में, मुझे लगता है सारे 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमें एक विधानसभा की चुनाव दिखाई देगा। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से तीनों लड़ाइयों के बारे में बताएंगे, सेना बनाम सेना, पवार बनाम पावर और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अंत में रीजन वाइज महाराष्ट्र में कहां क्या समस्या है उस पर आएंगे। 2019 में बीजेपी और अविभाजित शिवसेना गठबंधन ने 288 सीटों में से 161 पर जीत हासिल की थी, जिसमें बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। लेकिन शिवसेना को मुख्यमंत्री पद न मिलने से नाराज उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने अविभाजित एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर एमवीए बनाया, यानी महाविकास आघाड़ी, और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जून 2022 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जब उनके डिप्टी एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और पार्टी के 39 विधायकों को अपने साथ लेकर बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बन गए। लोकसभा चुनाव में असली शिवसेना की लड़ाई लगभग बराबरी पर रही। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने 9 सीटें हासिल की, जो शिंदे की सेना से सिर्फ 2 ज्यादा थीं। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ाई का दूसरा दौर होगा और इसमें जीत हासिल करने वाला ही बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना की विरासत का असली हकदार माना जाएगा। अब बात करते हैं शिंदे और उद्धव की ताकत और कमजोरी की। देखिए, अभी ये सब होने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में ऐसे लगा था कि जिस पार्टी को, ये दोनों गुटों में से जिस गुट को ज्यादा सीटें और ज्यादा वोट मिलेंगे, वो गुट असली शिवसेना कहलाई जाएगी। ऐसे हुआ है कांग्रेस का। अगर आप इतिहास देखें तो 1969 से जो स्प्लिट्स हुए कांग्रेस में, तो उसमें भी वो दिखाई दिया कि आखिरकार जो इंदिरा गांधी जी की जो कांग्रेस थी वो असली कांग्रेस साबित हुई। तो लेकिन ये लोकसभा के चुनाव में नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि जो शिवसेना थी एकनाथ शिंदे की, उन्हें मिले 7 सीट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के को मिले 9 सीट। अच्छा, अभी ये बात अलग है कि जो 1 सीट मिली मुख्यमंत्री जी की शिवसेना को, वो सिर्फ 48 वोट से जीत गए हैं मुंबई में। तो ये जो मैच है वो ड्रॉ में खत्म हो गया। इट वॉज अ ड्रॉ। ना कोई मतलब, ना एकनाथ शिंदे कह सकते हैं कि शिवसेना, असली शिवसेना मेरी है, ना उद्धव ठाकरे भी डिसाइसिवली कह सकते हैं कि असली शिवसेना मेरी है, क्योंकि सिर्फ 2 ही सीटें ज्यादा मिली है। और एक जो डबल डिजिट का जो साइकोलॉजिकल मार्क है उसको ब्रीच नहीं कर पाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस में ऐसे नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की जो एनसीपी है वो लड़ी 4 सीटों पर 1 ही सीट मिली। सबसे बड़ी बात है कि बारामती की सीट, जहां पर उनकी पत्नी लड़ रही थी सुनेत्रा पवार, वो हार गए। शरद पवार साहब की जो एनसीपी है वो 10 सीटें लड़ी, उसमें से
जीत गई, तो उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा है, सीटें भी उनको ज्यादा मिली। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में अब ये जो मुंबई में या महाराष्ट्र में जिस शिवसेना को ज्यादा सीटें मिलेगी, तो उसे हक होगा ये कहने के लिए कि हमारी शिवसेना असली शिवसेना है। और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप अगर देखोगे शिवसेना के इतिहास में 1966 से आज तक, तो शिवसेना सिर्फ 95 टू 99, जब शिवसेना बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में, उसके बाद 2014 से 19 जहां पर शिवसेना जूनियर पार्टी थी, पार्टनर थी देवेंद्र फडणवीस के गवर्नमेंट, उसके बाद 2019 से 22 जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री, तो उतने ही वक्त वो राज्य में सत्ता में रहे हैं। लेकिन आप अगर देखें तो मुंबई महानगर पालिका जो इस देश की सबसे अमीर महानगर पालिका, मतलब 60,000 करोड़ का जो उनका बजट है, मतलब जो बहुत सारे राज्य जो है छोटे, उनका बजट उतना नहीं होगा, शायद आप कंबाइन करो तो भी उतना नहीं होगा। तो ये जो महानगर पालिका है उसके ऊपर जो शिवसेना का कंट्रोल था, अनडिवाइडेड अविभक्त शिवसेना का, तो उसकी वजह से ये हुआ कि बेसिकली वहां सत्ता में होने के कारण वो एक रिवॉर्ड इकोनॉमी तैयार कर पाए। अभी रिवॉर्ड इकोनॉमी या एक पारितोषिक अर्थव्यवस्था का अर्थ तो आप समझते हो। और उसकी वजह से उनका जो केडर है, देखिए शिवसेना पहले संगठन है बाद में पार्टी है, उनकी वजह से उनके केडर्स को बहुत फायदा होता था। तो अगर जो शिवसेना ये चुनाव में कम सीट जिनको मिलेंगे, तो मुझे लगता है मुंबई महानगर पालिका के पॉलिटिक्स पर उसका बहुत असर पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि ये आखिरकार शिवसेना एक पारिवारिक पार्टी है, ठाकरे फैमिली जो चलाती है वैसे पार्टी है, तो मानना पड़ेगा। ये एक, मुझे लगता है कि इस चुनाव का एक बहुत बड़ा परिणाम ये भी होगा कि ये हम कह पाएंगे कि क्या कोई पारिवारिक पार्टी उस परिवार के सिवाय भी चल सकती है, या उसका कोई अस्तित्व हो सकता है। मतलब आप सोचिए, डीएमके स्टैलिन फैमिली के बजाय, आरजेडी यादव फैमिली के बजाय, वैसे क्या वो शिवसेना जिसमें ठाकरे फैमिली नहीं है, जिससे उनका ताल्लुक नहीं है, क्या वो असली शिवसेना कहलाई जा सकती है? तो मुझे लगता है बहुत बड़े सवाल का जवाब हमें इस चुनाव में मिलने वाला है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सेना के दो गुटों के लिए ये अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। एमवीए की जीत शिंदे का सफाया कर सकती है तो महायुति की जीत भविष्य में ठाकरे के कद को बहुत छोटा कर सकती है। लेकिन ऐसे ही एक वजूद की लड़ाई शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच भी है। शरद पवार की उम्र को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि वे चुनावों में कितना जोर लगा पाएंगे। लेकिन सतारा के फलटन में एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने जो हुंकार भरी, उसके शब्द ये थे, चिंता ना करो, 84 साल का हो या 90 साल का, ये बूढ़ा अभी रुकने वाला नहीं है। ये बूढ़ा तब तक आराम नहीं करेगा जब तक पक्का ना कर ले कि महाराष्ट्र सही रास्ते पर है। जुलाई 2023 में जब भतीजे अजीत पवार ने महायुति का हिस्सा बनने के लिए एनसीपी के ज्यादातर विधायकों के साथ उनकी पार्टी को दो फाड़ कर दिया, लोकसभा चुनाव में शरद पवार एनसीपी ने जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 8 पर जीत हासिल की, जबकि अजीत की एनसीपी ने जिन 4 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें सिर्फ 1 पर जीत पाई। शरद पवार ने भतीजे को अपने पारिवारिक गढ़ बारामती में भी करारी शिकस्त दी। यहां उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराया था, वो भी तब जब अजीत को भी शिवसेना की तरह एनसीपी का नाम और घड़ी वाला चुनाव चिन्ह मिल गया था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अजीत पवार की स्थिति कमजोर हो गई है। ऐसे में खुद को सियासी गुमनामी से बचाने के लिए अजीत को सम्मानजनक संख्या में सीटें लाने की जरूरत है। आर पार की लड़ाई में तीसरी जंग बीजेपी और कांग्रेस की है। महाराष्ट्र में बीजेपी की मौजूदगी भले कुछ ज्यादा हो, लेकिन हाल के लोकसभा नतीजों से बीजेपी सतर्क है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 13 सीटें जीत लीं, जो बीजेपी से 4 ज्यादा थीं। बेशक कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के समर्थन की बदौलत भी हुआ। बीजेपी में एक बड़ा मसला उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर है, जो कभी बीजेपी के स्टार प्रचारक और पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में उन्हें सीएम शिंदे के नीचे दूसरे दर्जे की भूमिका निभाने को मजबूर होना पड़ा। उधर सरकार की नीतियां और राजकाज शिंदे लगातार अपनी मुट्ठी में करते गए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फडणवीस की छवि को भी भारी झटका लगा है, क्योंकि आम राय यही है कि शिवसेना और एनसीपी में टूट फूट के दोषी वही हैं। भाजपा की एक बड़ी दुखती रग पार्टी से मराठों का मोहभंग है। मराठा समुदाय आबादी में लगभग 12 से 16% है। साथ ही मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्रों में प्रभावी है, जहां 104 सीटें हैं।
अगर मराठास का देखिए, कास्ट सेंसस तो हुआ नहीं है 1921 के बाद, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि मराठास का जो परसेंटेज होगा वो 12 से 16% के आसपास होगा। लेकिन आप अगर महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में एक एक ही डोमिनेंट कास्ट है, और वो है मराठा कम्युनिटी। मेजोरिटी एमएलए जो है उस कम्युनिटी से आते हैं, 150 के ऊपर। एस्टेब्लिश पॉलिटिकल फैमिलीज उस कम्युनिटी से हैं। जो आज तक के सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जो थे वो उस कम्युनिटी के हैं। तो आपको अभी कोई सवाल ऐसे पूछेगा कि ऐसे कैसे कि ये कम्युनिटी अगर 16% है तो और बाकी लोग क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी बहुत कास्ट कास्ट कॉन्शियस है। और जो कम्युनिटी कास्ट कॉन्शियस है उसे मोबिलाइज करना, आइडेंटिटी कॉन्शियस है उसे मोबिलाइज करना, ये बहुत आसान होता है। और ये मराठाओं के बारे में हो रहा है। जब मनोज जरांगे पाटिल ने एक आंदोलन शुरू किया आरक्षण के लिए, तो उस वक्त उनके आंदोलन के ऊपर लाठीचार्ज हुआ पिछले सितंबर में। और ये आरोप हुए कि वो लाठीचार्ज मुख्यमंत्री, सॉरी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के ऊपर हो गए। तो उन्होंने फडणवीस को टारगेट किया। अभी देखिए, फडणवीस हमें एक याद रखना चाहिए कि वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है महाराष्ट्र। और इसीलिए वो थोड़ा अभी उनके समर्थक कहते हैं सॉफ्ट टारगेट बन गए। अभी मनोज जरांगे पाटिल ने बीजेपी को विरोध करने के लिए, देखिए मराठवाड़ा में विधानसभा के 47 सीट है, और ये जो आंदोलन है मराठा आरक्षण का, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी काफी चला है। तो ये जो इनको बीजेपी को विरोध करने के लिए मनोज जरांगे पाटिल ने इनडायरेक्टली महाविकास आघाड़ी को उम्मीदवारों को सपोर्ट किया। औरंगाबाद में जो एकनाथ दिखे, लेकिन बीजेपी का को अगर वो विरोध करे, फिर भी उनका मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो उन्होंने शिवसेना के जो उम्मीदवार थे, एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के संदीपान बुमरे, तो उनको सपोर्ट किया, वो जीत के आ गए। और आप देखिए पूरा मराठवाड़ा रीजन एक्सेप्ट औरंगाबाद, जिसका नाम अभी संभाजीनगर रखा गया है, सारी सीटें महाविकास आघाड़ी ने स्वीप कर ली। अभी इस बार मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि मैं अनाउंस करूंगा कि मैं किन उम्मीदवारों को मराठा आरक्षण के लिए समर्थन दे रहा हूँ। तो अभी तक उन्होंने किया नहीं, और शायद ऐसे लग रहा है कि वो करेंगे भी नहीं। वो इनडायरेक्टली महाविकास आघाड़ी, और जहां पर पॉसिबल है वहां एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को ही सपोर्ट करेंगे। अभी उसका थोड़ा इम्पैक्ट उद्धव ठाकरे जी की पार्टी पर भी होगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ठाकरे सेना वर्सेस शिंदे सेना ही फाइट है। मराठा कुणबी जाति समूह के बाद दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक समूह धनगर यानी गडरिया समुदाय बीजेपी से इसलिए नाराज है क्योंकि वो उन्हें आदिवासी का दर्जा देने के 2014 के चुनावी वादे से मुकर गई है। महायुति ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी उपायों को मंजूरी देकर ब्राह्मणों, राजपूतों, लिंगायतों और अगरियों जैसे छोटे जाति समूहों का सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की। इसके अलावा वो अपने मूल हिंदुत्व वाले मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति पर जोर दे रही है। जाति का हिसाब किताब देखें तो महाराष्ट्र में ओबीसी 52%, मराठा 12 से 16%, एससी 12%, एसटी 9% और ओपन कैटेगरी में करीब 10 से 14% लोग आते हैं। इसमें 100 से ज्यादा जातियां शामिल हैं। अब बात बीजेपी और कांग्रेस की ताकत और कमजोरी की करते हैं। 2014 में जब बीजेपी की सरकार है, अब देखिए कैसे ये स्टेज बात है कि उसमें भी बहुत सारे जो लीडर्स थे जो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए, जैसे प्रशांत ठाकुर थे पनवेल के, और ऐसे बहुत उदाहरण दे सकता हूँ, तो वो भी उसमें थे। तो कांग्रेस का टिपिकली एक स्पिरिट रहा है महाराष्ट्र में। अभी प्रॉब्लम यह है कांग्रेस का कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो जिसका एक पूरा पैन स्टेट अपील हो। लोकसभा चुनाव में यह हुआ कि कांग्रेस का जो एक कोर वोटर था, मुस्लिम, दलित, किसान वगैरह, वो उसके पीछे खड़ा हो गया। और जो लोकल लीडर्स थे, जैसे कोल्हापुर में सतेश पाटिल है, जिन्हें बंटी पाटिल के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने वहां की सीट चुन के लाने में बहुत बड़े रोल, उनकी जिम्मेदारी निभाई। बाकी एग्जाम्पल, जो अमरावती में यशोमती ठाकुर जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने वो सीट चुन के लाने में, तो ये जो लोकल लीडर्स है उन्होंने इनिशिएटिव लेके उनकी जगह पे लोकसभा की सीट चुन के लाए थे। तो मुझे लगता है ये इलेक्शन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस को, अगर वो अपने आप को रिवाइव करना चाहे तो कांग्रेस का रिवाइवल शायद उसमें होगा। बिकॉज सी, कांग्रेस एज ऑफ नाउ हैज नथिंग टू लूज। उनके 44 ये चुन के आए थे एमएलए 2019 में। उसके बाद अशोक चव्हाण जैसे एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वो पार्टी को छोड़ के चले गए, तो नुकसान तो काफी हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा महाविकास आघाड़ी में।
तो कांग्रेस का रिवाइवल इसमें मुझे लगता है हो सकता है थोड़ा बहुत। महाराष्ट्र को मोटा मोटा 6 रीजन्स में बांटा जाता है: मुंबई, ठाणे और कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र। इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं जो चुनावों में बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। कहीं से उद्योग निकल रहे हैं तो कहीं किसानों की समस्या है, कहीं आरक्षण का मुद्दा है तो कहीं बेरोजगारी का मामला। रीजन के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ क्या मुद्दा सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। क्षेत्रीय मुद्दे: मुंबई, किफ़ायती आवास की कमी के कारण मध्यवर्ग शहर की सीमाओं से बाहर जाने को मजबूर। झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं में देरी, धारावी की झुग्गी बस्तियों में रहने वालों में नाराजगी। बेस्ट बसों सहित सार्वजनिक परिवहन का बुनियादी ढांचा बदहाल। ठाणे और कोंकण, वधावन बंदरगाह, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर और बारसू में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी जैसी परियोजनाओं को लेकर नाराजगी, क्योंकि इससे स्थानीय स्तर पर पर्यावरण और आजीविका प्रभावित होने की आशंका है। बेरोजगारी के कारण रायगढ़ जैसी जगहों से युवाओं का पलायन, फसलों के नुकसान और राहत उपायों के अभाव में आम के किसान परेशान। मराठों की ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग से अच्छी खासी संख्या वाले कुनबी जैसे महत्वपूर्ण समूहों में गुस्सा। पश्चिमी महाराष्ट्र, नौकरियों की कमी, महाराष्ट्र से गुजरात जा रही बड़ी परियोजनाएं। अग्निवीर योजना से युवाओं के बीच रक्षा बलों में करियर का आकर्षण घटा है। मराठा और धनगर कोटा की मांग, कम बारिश वाले इलाकों में सिंचाई योजनाओं और पीने योग्य पानी की कमी है। उत्तर महाराष्ट्र, ओला दुष्काल यानी अत्यधिक बारिश से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा नहीं। धनगर कोटे की मांग, पेशा क्षेत्रों में गैर आदिवासियों की भर्ती को लेकर आदिवासियों में नाराजगी। नंदुरबार जैसे आदिवासी इलाकों में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर खराब। प्याज उत्पादक नीतियों से नाराज। विदर्भ, कपास सोयाबीन किसान लाभकारी मूल्य निर्धारण न होने से नाराज। बाघ तेंदुआ प्रभावित क्षेत्रों में आपसी संघर्ष। औद्योगिक विकास का फायदा नागपुर जैसे शहरी केंद्रों तक सीमित। युवाओं के लिए नौकरी के अवसर नहीं। मराठवाड़ा, मराठा कोटे की मांग और मराठा बनाम ओबीसी विभाजन। भाजपा और फडणवीस से नाराजगी। कृषि संकट, उपज का बाजार मूल्य कम होने से सोयाबीन किसानों में आक्रोश। विकास, उद्योगीकरण और नौकरियों का अभाव। महाराष्ट्र की यह चुनावी लड़ाई लगातार दो तरफा होती जा रही है, लेकिन दोनों प्रमुख मोर्चों को छोटे दलों और गठबंधनों से भी जूझना पड़ सकता है। परिवर्तन महाशक्ति मराठा नेताओं और किसान समूहों का एक तीसरा मोर्चा भी है। उनका नेतृत्व कोल्हापुर राजवंश के पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति कर रहे हैं। इसके अलावा बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और मनोज जरांगे पाटिल का मराठा मोर्चा भी मैदान में है। ये मोर्चे MVA और महायुति दोनों की योजनाओं में दखल पैदा कर सकते हैं। ये सभी बातें इस चुनाव को महा उलझन वाला चुनावी मुकाबला बनाती हैं। इस उलझन को आप कितना डिकोड कर पाए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।